तो नेक्स्ट देखेंगे बेटा हरित वर्ग। ये है आपकी बुक्स में छठा, है ना। तो इसको बोला है इन्होंने क्लास ऑफ ग्रीन्स, ऐसे इसका नाम रखा है। तो हरित नाम से पता चल रहा होगा। तो फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे अदरक। तो अदरक जो है आहार उपयोगी में भी है और हरितक में भी है, दोनों याद रखना। आहार उपयोगी वर्ग में भी इसका उल्लेख है और हरितक में तो यहाँ देख ही पा रहे हो। प्लस इसका पर्याय होता है विश्व भेषज, जो जरूरी पर्याय है काफी। हरितकी का पर्याय है विश्व भेषज, हरित की, माफ करें, अदरक या शुंठी, इसका पर्याय है विश्व भेषज, याद रखेंगे। अक्षी भेषज लोध्र होता है। शिशु भेषज अतिविषा है, जिसका आपने देखा कि अगर अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह मोथा, नागर मोथा का प्रयोग करते हैं। बाल भेषज रसांजन, इसका पर्याय है, जिसको बनाने में किसका, दारू हरिद्राक्वाथ का इस्तेमाल होता है, दारवी आदिक्वाथ। शूद्र भेषज काकुदुम्बर, शूद्र भेषज काकुदुम्बर। सबा बॉटनिकल नेम क्या है काकुदुम्बर का? सबा या मुस्कान या कुसुम? टीका सिस्टिपिटस, टीका सिस्टिपिटस। फाइकस हिस्पिडा, है ना। मतलब काकुदुम्बर। खैर, तो शूद्र भेषज काकुदुम्बर और महाभेषज अन्न के लिए कहा गया आचार्य काश्यप के द्वारा। महाभेषज अन्न के लिए इस्तेमाल हुआ बाय आचार्य काश्यप। तो अदरक आहार उपयोगी हरितक दोनों वर्ग में है। विषु भेषज शुंठी का पर्याय, अक्षी भेषज लोध्र, शिशु भेषज अतिविषा, बाल भेषज रसांजन, शूद्र भेषज काकुदुम्बर और महाभेषज अन होता है। बाकी यहाँ गुण देख पा रहे हो आप अदरक के। तो रोचनम दीपनम वृश्यम आद्रकम विशुभेशम वात श्लेष्म विबंधेशु रसस तस्य उद्दिश्यते। ये बहुत जरूरी बात है। वात कफज विबंध में हितकारी है, स्पेशली याद रखना इसको। वात कफज विबंध में हितकारी। अभी हिंगू पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी तक हमने? हिंगू का जिक्र हुआ नहीं हुआ अभी तक, जिन्होंने लेक्चर फॉलो किए हों? अभी आगे मिलेगा। चलो ठीक है बेटा, वहां भी एक्चुअली ऐसा ही है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। हिंगू में भी ऐसा ही है कि वात कफज विबंध में हितकर है, वो भी हिंगू। और चाहो तो यही लिख सकते हो कि जो गाजर है, ग्रंजन, वो वात श्लेष्म अर्श के अंदर हित करें, यानी वात कफज अर्श के अंदर। ठीक है, तो वात कफज विबंध में अदरक और हिंगू, और वात कफज अर्श के अंदर ग्रंजनक यानी गाजर। दूसरी बात बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसा नोट्स में लिखा है, तो ये मान लो कि 99.9999% होता है ना वो, डेटोल की तरह के सारे कीटाणु खत्म, बस वो दशमलव का थोड़ा बहुत बचता है। तो उतनी ही कहीं त्रुटि हो सकती है अपने नोट्स के अंदर, बाकी सारे ठीक है। ठीक, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती, जो आंखें बंद करके भरोसा कर लेना, जो लिखा है ठीक लिखा है। इसलिए कह रहा हूँ जो अभी देखा, एक आप में से किसी ने पूछा कि चक्र का, जो मैंने आपको कोड याद कराया, माँ साक्षी, माश, संकल्प और शीर, कि उसमें लास्ट वाले में शुक्र वृद्धि और श्रुतिकर, बुक्स के अंदर ना दोनों लिखा हुआ है उसके अंदर, वहां भी माश लिखा हुआ है लास्ट वाले में। ठीक है, तो कारण क्या है कि आप जब पढ़ोगे चिकित्सा स्थान देखना जाके, मैंने वहां लिखवा रखा है वाजीकरण के अंदर, तो वहां डलहन की भी टीका है, प्लस चक्रपाणी की सुश्रुत पे भी टीका है और चरक पे भी टीका है। हम जो पढ़ते हैं वो चरक टीका चक्रपाणी की पढ़ते हैं, ना कि सुश्रुत वाली टीका पढ़ते हैं उनकी ज्यादा। ठीक है ना, चरक वाली टीका का पाठ याद करते हैं, उस पे क्या लिखा है। और सुश्रुत का जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डलहन टीका मेनली। क्लियर? तो इसीलिए वो कंट्रोवर्सी होती है, जब इधर उधर से देखोगे तो दुनिया भर की टीकाएं हैं, लोगों की अलग अलग बातें हैं, तो उनमें नहीं पढ़ना है, जो यहाँ लिखा है वैसा याद कर लो, करेक्ट है। ठीक है बेटा, देखो चलो आगे। नेक्स्ट है मूली, बहुत जरूरी, ध्यान से देखेंगे। तो बालम दोषरम, मतलब ये है कच्ची मूली जो होती है वो दोषों को हरने वाली है। वृद्धम त्रिदोषम, मतलब पक जाए मूली अगर तो वो अच्छी नहीं होती, त्रिदोष को बढ़ाने वाली है, मतलब ये है, त्रिदोष को हरती नहीं है, है ना, त्रिदोष कर्म है कहने का मतलब। व्रत अच्छी नहीं मानी जाती। स्नेह से तो मारुतापहम और विशुष्कम कफ वातजत, मूली को लोग सुखा भी लेते हैं, धूप वगैरह में देखना
कई चीजें बनाते हैं मूली से। तो वो सूखी मूली जो होती है वात और कफ को दूर करने वाली है। तो बालम दोषरम, वृद्धम स्पेशली याद रखेंगे, त्रिदोषणम है ना, त्रिदोष को बढ़ाने वाली, स्नेह सिद्धम मारुतापहम, विशुष्कम कफ वाचित। नेक्स्ट है सुरसा यानी तुलसी। सवाल इसके ऊपर भी आता है कि पहली बार तुलसी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अष्टांग संग्रह ने किया। ठीक है, निघंटुओं में पूछे अगर तो पर्याय रत्नमाला बुक है, वहां पे है। तो अष्टांग संग्रह ने पहली बार तुलसी शब्द का प्रयोग किया। बाकी जो संहिताओं में मिलता है वो सुरसा नाम मिलता है, सुरसा। ठीक है, तो आगे से कभी जाओ लगाने जैसे घर में, या लेने किसी से, या किसी के लिए लेके जाओ, तो कहना सुरसा लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो सुरसा तुलसी। तो हिक्का कास विष श्वास पार्श्व शूल विनाशनम, पित्तकृत कफ वातघ्नम, सुरसा पूति गंधा। पहली लाइन देख लेना, कभी आइडेंटिफाई करने को आ जाए। तो हिक्का कास विष श्वास पार्श्व शूल, पार्श्व शूल जरूरी होती है चीज, जहां भी मिले तो इसको थोड़ा सा फोकस किया करो। ठीक है, चलो बता दो यहीं पे। मनीषा। हाँ हाँ बेटा, जी सर। अग्रे आपने पढ़े होंगे, तो अग्रे की बात भी हो चुकी है अब तो, 25 चैप्टर। तो वहां पार्श्वशूल में एक मेडिसिन आई है, क्या नाम है उसका? सर पुष्कर मूल। पुष्कर मूल। पुष्कर। पुष्कर मूल का बोटनिकल नेम रोहित। रोहित है ना? रोहित, पुष्कर मूल बोटनिकल नेम। नहीं तो मुस्कान बता रही है। मुस्कान, सबा, कुसुम, इन्यूला रसिमोसा। इन्यूला रेसिमोसा, न्यूला सबा। रसीमोसा। अच्छी बात है। ठीक है ना? तो खैर, तो इस लाइन को देख लेना, हिक्का कास विष श्वास पार्श्वशूल विनाशनम। नेक्स्ट देखेंगे, तुलसी शब्द सबसे पहले अष्टांग संग्रह और निघंटु में पर्यायमाला के अंदर। पुष्कर मूल जो होता है वो श्वास का सिक्का और पार्श्वशूल को हरने वाला होता है, जो भी मैंने सवाल किया। श्वास का सिक्का, पार्श्वशूल हरना नाम। और तुलसी गुणों में आपने देखा था कि वो विष को भी हरती है, साथ साथ पुष्कर मूल वाले सारे गुण उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि श्वास का सिक्का पार्श्वशूल इनमें भी हितकर है, प्लस विष को भी हरने वाली है तुलसी। भूस्तरण, पुंसत्वग्नो, वक्त्र शोधनम, ये चाहो तो याद कर सकते हो, वक्त्र शोधक है भूस्तरण। खरा, कव्वातग्नि, बस्ती रोग रुजापहा, कोई खास नहीं। ग्रंजनक यानी गाजर, तो देख लो, वात श्लेष्म अर्श सामहिता, वात कफज अर्श में हितकारी है, ग्रंजनक यानी गाजर। नेक्स्ट है पलांडु, प्याज। श्लेष्मलो, मारुतघ्नश्च, नाचा पितनुत। कह रहे हैं श्लेष्मल है यानी कफ को बढ़ाने वाली, और कह रहे हैं लेकिन पित्त को नहीं हरती। अगर सोचोगे कि पित्त को नष्ट करती होगी तो ऐसा नहीं है, कफ को बढ़ाने वाली है। यही चाहो तो लिख लो, लिखो आचार्य हारित। हारित, उन्होंने पलांडु को कफ शामक कहा। हारित, पलांडु को कफ शामक कहा। ठीक है, याद रखना। बाकी कह रहे हैं गुरु है, वृक्ष है। नेक्स्ट देखो लशुन, कृमि कुष्ठ क्लासग्नो, वातग्नो, गुल्मनाशनः, स्निग्धश्च उष्णश्च, वृश्य लशुनः कटुको गुरु। तो लशुन कृमि कुष्ठ क्लास वात गुल्म इन सब को दूर करने वाला है ना? वात रोगों को हरने में श्रेष्ठ बोला गया है वैसे भी इसको, तो देख लेना, कृमि कुष्ठ क्लास। अच्छा, एक चीज देख रहे होगे कि कुष्ठ लिखा है या क्लास लिखा है, इसके ऊपर एक मॉडर्न का क्वेश्चन थोड़ा सा बना देते हैं वो लोग। ऐसा पूछना है कि इनमें से कौन है जिसके अंदर सल्फर है ना? सल्फर का सोर्स इनमें से कौन है? तो लहसुन के अंदर सल्फर मिलता है, गंधक, और आप जानते हो गंधक स्किन डिसऑर्डर्स में बड़ा अच्छा काम करता है। तो वो लहसुन में भी बताया जाता है, आप चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में, लहसुन में भी है, पलांडू में भी है, गाजर में भी है ना? एक क्वेश्चन था ऐसा कि इनमें से किस में है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो लहसुन, पलांडू और गाजर सबके अंदर सल्फर मिलता है, गंधक यानी। तो इसीलिए स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर देख रहे हो। बाकी वात को हरने में तो श्रेष्ठ ही है। जिन लोगों ने गुल्म चिकित्सा अध्याय पढ़ा उन्होंने देखा होगा, है ना? इसका घृत भी इस्तेमाल करते हैं। स्निग्ध है, वृश्य है, लशुना कटुको गुरु। एक बहुत जरूरी बात है इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ नहीं देते हैं। यही है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन।
तो जो भी पैथिक कंडीशन हो, ठीक है, या उष्ण ऋतु हो, मतलब ग्रीष्म काल हो जैसे, तो वहां नहीं सेवन कराया जाता लहसुन का। तो गर्मियों में देखते हो नहीं प्रयोग होता, सर्दियां जैसी आती हैं घरों में भी इस्तेमाल होने लगता है, शौक वगैरह में, हर चीज में। ठीक। आगे देख लो कि ब्राह्मण लोग नहीं खाते लहसुन को, तो झूठा है मतलब। तो इंद्राणी के उद्गार से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, ऐसा काश्यप ने कहा है कि इंद्राणी जो थी उनके उद्गार से लहसुन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, लहसुन की। नेक्स्ट देखेंगे मध्य वर्ग। एक दो बातें ध्यान आ रही होंगी मध्य वर्ग के बारे में, मैं जरा रिकॉल कर देता हूँ। तो एक तो बात ध्यान आ रही होगी कि मध्य कल्पना का उल्लेख शायद बात हुई हो हमें हमारी, किसने किया है? काश्यप ने, जो कषाय कल्पनाएं हैं। ठीक है, तो काश्यप की जो कषाय कल्पनाएं हैं, 5 की जगह 7 हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं। जिनको नहीं पता वो लिख सकते हैं, एक है चूर्ण और एक होती है बेटा अभिशव। अभिशव का मतलब हम मध्य कल्पना ही समझते हैं। ठीक है, तो चूर्ण और अभिशव ये 2 एक्स्ट्रा हैं पंच कषाय कल्पनाओं के अलावा, आचार्य काश्यप की। ठीक है, दूसरी जरूरी बात है, मध्य को सभी अम्ल द्रव्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अंदर 14 गुण हैं, चरक ने बताए हैं, वो यहाँ लिखे हुए हैं, देखो आप यहाँ पे 10 या 14 गुण चरक ने बताए हैं, जिनकी वजह से इसको श्रेष्ठ माना जाता है जितने भी अम्ल द्रव्य हैं उनके अंदर। अगली बात है कि जो ओज के गुण होते हैं उसके जस्ट विपरीत गुण मध्य में है और विष में है। बस डिफरेंस क्या है कि विष में वही गुण तीक्ष्ण अवस्था के अंदर रहते हैं या तीव्र अवस्था में रहते हैं विष के अंदर। ठीक है, बाकी क्या है, चलो नजर डाल लेते हैं। प्लस विस्तार से इसको भी हम कहाँ पढ़ेंगे, भेषज जब पढ़ेंगे तो वहीं पे देखेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पढ़ रखा है तो उनको पता होगा। खैर, तो मध्य वर्ग, तो सभी अम्ल द्रव्यों में मध्य श्रेष्ठ है। सभी मध्य स्तन्यवर्धक होता है, लेकिन सीधु एक ऐसा मध्य है जो स्तन्यवर्धक नहीं होता। तो याद रखना अपवाद है, क्योंकि अपवाद हर जगह जरूरी होता है। सीधु के अलावा जितने भी मध्य हैं वो स्तन्यवर्धक हैं। मध्य के गुणों की संख्या, तो मध्य में आचार्य चरक ने 10 या 14 गुण बताए हैं, जिनकी वजह से सभी अम्ल द्रव्यों में श्रेष्ठ कहा जाता है। 10 गुण जो है सो है, उनके अलावा 4 जो और होते हैं वो होते हैं कटु, तिक्त, कषाय और मधुर रस। तो इनको मिला के टोटल 14 हो जाते हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे कौन से 10 होते हैं। फिर सुश्रुत के देख रहे हो कि उनके 8 गुण हैं। तो चरक के 10 गुणों में से 2 गुण हटा दिए, अम्ल और लघु। तो हम याद रखते हैं कि 10 में से ऑल हटा दिए, ऑल यानी सारे, ऐसा। तो आ से अम्ल और ला से लघु। ठीक है ना, तो सुश्रुत के 8 कैसे हुए, चरक के 10 में से 2 हटा दिए, ऑल, ऑल यानी अम्ल और लघु। वाग्भट के 10 ही गुण हैं, चरक जैसे। और बता रहे हैं सुरा के बारे में, कृशानाम, सारक, मूत्राणाम, गृहणी, अर्श, विकारिणाम, सुरा, प्रशस्ता, वातग्नि, स्तन्य, रक्त, शुचा। तो क्रश लोगों में सुरा जो है ना, इसका श्रेष्ठ अनुपान माना जाता है मध्य का, क्रश लोगों के अंदर। याद रखना इस बात को, तो वही कह रहे हैं क्रश के अंदर हितकारी है। प्लस घ्राणी रोग हो, अर्श रोग हो, कह रहे हैं उनमें हितकारी है। सुरा, प्रशस्ता, वातग्नि, स्तन्य, रक्त, शुचा। तो स्तन्य क्षय में और रक्त क्षय की कंडीशन में भी सुरा अच्छी है। मध्य अनिद्रा में, अति निद्रा में, दोनों में लाभकारी है। स्थूल और कृश दोनों में लाभकारी है। ठीक है, तेल के लिए भी आपने देखा था कि स्थूल कृश दोनों में लाभकारी है, ध्यान आ रहा होगा। और देखिए चरक, मद्यपान के पूर्व अष्टत्रिक या षट्त्रिक का विचार कर लेना चाहिए, ऐसा हमें मिलता है चिकित्सा अध्याय में, बताते चिकित्सा अध्याय। चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों ने मध्य की 3 अवस्थाएं बताई हैं। अल्कोहल लेने के बाद 3 स्टेजेस बताई हुई हैं कि शुरू में व्यक्ति ज्यादा ज्ञान वाला बन के दिखाता है ना, अच्छे से बोलता है, बातचीत करता है। फिर सेकंड स्टेज आ जाती है कि ओज थोड़ा सा जो है वहाँ विभ्रम हो जाता है। तीसरे स्टेज के अंदर ऐसे आती है कंडीशन कि वो नाली में जो पड़े दिखते हैं। तो 3 स्टेज है। तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट मध्य की 3 अवस्थाएं। माधव ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन पे सवाल बनते हैं, याद रखना। चरक वाग्भट ने दूसरी और तीसरी अवस्था के मध्य में एक मदांतर का भी उल्लेख किया, बहुत जरूरी बात है। इस पे भी ऐसा सवाल आ चुका है, किसने या किन आचार्यों ने मदांतर का उल्लेख किया और किस किस अवस्था के बीच में आता है, तो दूसरी और तीसरी अवस्था के बीच में आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मदिरा, तो प्रसन्ना स्पेशली। तो हिक्का, श्वास, प्रतिशय, कास, वर्च, ग्रहणी रोग, अरुचि, इन सब में हितकारी है। अर्श, शोष, अर्श, ग्रहणी, शोष, पांडु, ये सब रोग कुछ खास नहीं है बेटा, तो देखते चलो, खास नहीं है। शर्करा मुख के लिए प्रिय है, सुगंधी है, बस्ती रोगों को दूर करने वाली।
अब देखेंगे अगले जो पॉइंट है ये काफी जरूरी है। बहेड़े से यानी विभीतक से बनी मदिरा को आक्षिकी कहते हैं। सवाल पूछ चुका है सीधे कि आक्षिकी क्या है, तो विभीतक से बनी मदिरा उसको बोलते हैं आक्षिकी। नेक्स्ट 3 शब्द देख रहे हो यहाँ, सुरासव, मैरेयक, दो ही है। तो सुरासव क्या है, कह रहे हैं तीव्र मदो, वातघनो, वदन प्रिय। तो वदन कहते हैं मुख के लिए, कि मुख के लिए प्रिय है, तो क्या है सुरासव, तीव्र मद है काफी। ठीक है, बनाते कैसे हैं, कह रहे हैं इसका जब संधान किया जाता है ना, फर्मेंटेशन किया जाता है, तो जल की जगह सुरा लेते हैं। मतलब ये समझ लो कि कोई आज अल्कोहल मान लो ले रहा था, तो वो मतलब उसी अल्कोहल के अंदर आपने दोबारा से फर्मेंटेशन करा दिया, और मदिरा मतलब बना रहे हो आप, तो अल्कोहल लिया पहले से आपने, ये नहीं कि जल लिया हो, अल्कोहल लिया उसी में फिर फर्मेंटेशन करा दिया। समझ में आ रहा होगा कि आसानी से हो भी जाएगा और काफी स्ट्रांग बनेगी वो, है ना। तो वही नाम है इसका तीव्र मद, कि मदिरा संधान कर रहे हैं तो वहां जल की जगह सुरा ही ले रहे हैं पहले से। फिर है मदभासव, तीक्ष्ण है, छेदन करने वाला, कोई खास नहीं, महुए उड़ के संयोग से बना मद है। नेक्स्ट मैरेयक, ये जरूरी है, मधुर है, गुरु है। सुरा और आसव दोनों का एक पात्र में संधान करने पर जो बनती है वो चीज बनती है मैरेयक। याद रखेंगे, सुरा आसव एक ही बर्तन में दोनों ले रहे हैं, अब उसका फर्मेंटेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो सुरा ले ली, ये जो बनाई थी हमने, इसके अलावा मद्य लिया और नॉर्मल अल्कोहल लिया, इन दोनों को मिला के एक में अब फिर संधान कर दिया, तो जो बनेगा वो बनेगा मैरेयक। डलहर ने ऐसा कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैरेयक और सुरासव एक ही चीज है, मतलब पर्याय है। मैरेयक और सुरासव, डलहर ने कहा पर्याय है। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, चक्रपाणी टीका में या कह लो चरक के अनुसार, तो इन्होंने लिखा कि सुरासव दोनों का एक पात्र में संधान कराया तब बनेगी मैरेयक। मधु से बनी मदिरा हृदय है, पित्त की अवरोधी है, कोई खास नहीं। अम्लकांजिक, दाह जोरापहम, स्पर्शात पानात वात कफापहम, विबंधगनम, अविसरण से दीपनम, अगेन कोई खास बात नहीं है, याद करना। प्राय सभी नवीन मद्य कैसे हैं, गुरु, दोष समीरणम, गुरु हैं और लेकिन वात को बढ़ाने वाले हैं। और देखो जब पुराने हो जाते हैं, श्रोत्साम शोधनम, जीर्ण दीपनम, लघु रोचनम। तो आप कभी देख भी लेना, जो आयुर्वेद के आशा वरिष्ठ होते हैं ना, ओरिजिनली ये था पहले कॉन्सेप्ट, आजकल तो खत्म कर दिया। अब क्या कर दिया लेटेस्ट, कि 10 साल एक्सपायरी कर दी। ठीक है, तो आयुर्वेद वाले झुक जल्दी जाते हैं, और होम्योपैथ वालों ने नहीं किया। आप उनकी मेडिसिन देखोगे, मैं खुद जो यूज कर रहा हूँ उस पर क्लियर कट लिखा है, नॉट अवेलेबल, एन ए करके छोड़ दिया उन्होंने, एक्सपायरी उसके आगे लिखा है एन ए, नॉट अवेलेबल। आयुर्वेद में भी यही होना चाहिए था, है ना, दवाई नहीं बिक पा रही है, 10 साल में उसे एक्सपायर कह दे रहे हैं। दूसरी तरफ अल्कोहल देखो आप, मार्केट में आप देखोगे ना, तो किसी पे लिखा होगा 25 ईयर्स एज्ड या ओल्ड। तो जितना ज्यादा टाइम लिखा होगा उतनी महंगी होगी वो। ठीक है, तो शराब तो महंगी बिक जाएगी मतलब, लेकिन दवाई को बांध दिया जो सच में होनी चाहिए थी। पहले तो ये था, हम लखनऊ में भी देखते थे, हमारे यहाँ फार्मेसी थी, तो उसमें काफी पुरानी पुरानी उनके यहाँ वो स्टोर करते थे, मतलब स्पेशली कि हमें कहा गया है, एक जगह पे मांगी गई है, 8 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी, तो वो स्टोर करते थे। अब कैसे कर लोगे कोई, 10 साल एक्सपायरी कर दी उसकी। खैर, तो मतलब पुराने जो होते हैं आसवरिष्ठ वो अच्छे होते हैं, तो उनका काम क्या है, श्रोत्साम शोधनम, जीर्णम दीपनम, लघु रोचनम, विधि पूर्वक मद्य सेवन अमृत के समान है। अगर सही से मद्य का सेवन किया जाए तो अमृत के समान है। लेकिन टर्म कंडीशंस लग जाती है ना, कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये मार्केट रिस्क है कि सात्विक विधि से प्रयोग किया जाए तो। और आगे लिख देते हैं चरक, चिकित्सा स्थान देखोगे कि कोई भी ऐसा है नहीं जो फिर सात्विक विधि से लेना शुरू करता हो और उतने पे रुक जाता हो। फिर जब तक वो नाली नहीं दिखती है, जब तक बोतल खत्म नहीं दिखती, तो आदमी रुकता नहीं है, फिर वो नालियों में पड़ा दिखाई देता है ना। तो इसीलिए अच्छी नहीं है। टाइम तो नहीं है लेकिन सुना दूं एक और जोक छोटा सा, इसी के ऊपर है कि, अच्छा, तो ये है कि एक आदमी को ना फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो दूसरा एक शराबी होता है सामने, मतलब उसके पिताजी बहुत बड़े शराबी होंगे कभी, तो वो भी बहुत बड़ा शराबी था। तो कहता है इसको पी लो, चला जाएगा तुम्हारा बुखार जो है। तो कहता है पक्का चला जाएगा।
कहता है हाँ, जब मेरा बाप चला गया, मेरा मकान चला गया, सब कुछ चला गया, तो बुखार भी चला ही जाएगा। तो ऐसी होती है। खैर, वापस आ जाते हैं। तो भाव प्रकाश देख लोगे, इन्होंने जो फर्मेंटेशन कराते हैं ना, अल्कोहल की लेयर बनते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, अगर हम उनको कहें तो एक ट्रिक है हमारी याद करने की, पंकज मेव। ठीक, पंकज मेव में सबसे ऊपर की लेयर जो है वो है प्रसन्ना। इसमें अल्कोहल परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, प्रसन्ना में सबसे ज्यादा अल्कोहल परसेंटेज है। सबसे नीचे की लेयर जो देख रहा है उसका नाम है बक्कस। उसी को स्वराबीज, किण्व या हृदसार भी कहते हैं। उसके पर्याय हैं सबसे जरूरी। सवाल इन्हीं दोनों पे बनता है। बक्कस के पर्याय रख के पूछ लेता है कई बार, मान लो कि किण्व के अंदर अल्कोहल परसेंटेज कितना होगा, या हरदसार में कितना होगा, या सुराबीज में कितना होगा, या बक्कस में कितना होगा। तो 0%। ये सबसे नीचे की लेयर है, इसमें अल्कोहल होता ही नहीं। और सबसे ऊपर की लेयर जो है वो है प्रसन्ना। जैसे आप लोग उसकी बात करते हो ना कि जैसे पहले आपने देखा होगा लोग कच्ची शराब बना लिया करते थे। तो कारण क्या था कि जो इथाइल अल्कोहल है उसमें कह लो आप, तो वो काफी हाई परसेंटेज रहती थी। जो स्प्रिट आता है ना, बहुत हाई परसेंटेज होती थी, तो लोग उससे शराब बना लिया करते थे क्योंकि उसमें मिलावट कुछ होती नहीं थी। लिख लो, सवाल है भैया कि क्या मिलावट की जाती है। तो बोलो किसकी मिलावट करते हैं, कौन बताएगा। इथाइल अल्कोहल में क्या मिला देते हैं, कुछ ध्यान आया। मिथाइल। मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं, ठीक है। तो वो होती है जहरीली शराब। ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, जो शुद्ध स्प्रिट पहले आता था, तो उसमें जो है ना, ये समझ लो कि प्रसन्ना वाला कंपोजिशन है पूरा, कि बिल्कुल शुद्ध अल्कोहल है उसके अंदर। काफी हाई लीड होती है इसमें। मानते हैं लगभग 90-94% तक शुद्ध अल्कोहल होता है इसके अंदर, प्रसन्ना जो लेयर है। और बक्का सबसे नीचे वाली, सुरा बीज, किण्वित, इसमें 0% होती है। बीज के लेयर के नाम भी लिखे हैं, कादम्बरी, जगल, मेदस। ट्रिक से निकल जाते हैं पंकज में। तो पा सबसे पहले प्रसन्ना, और वाह सबसे लास्ट में बक्कस, बीच में कादम्बरी, जगल और मेदस। याद रखेंगे, यही लिख लो। ध्यान आता है मुझे इसके टाइम पे, क्योंकि बात होती है आजकल कि कोविड के अगेंस्ट जो सैनिटाइजर यूज होते थे, अब तो लगभग खत्म सी होगी वो प्रथा। तो उसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कितने परसेंट का किया गया कि इतने परसेंट अल्कोहल बेस होना ही चाहिए। 60। 60। 60%। ठीक है बेटा, तो लिख लोगे 60%। 60%। ठीक है। तो 60% उसमें जरूरी था अल्कोहल परसेंटेज। नेक्स्ट आ गया बेटा अब जल वर्ग। मध्य वर्ग यहाँ खत्म हुआ। अगला जल वर्ग है। तो जल वर्ग में पहले ही 1-2 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप देख लेंगे। आप पढ़ चुके हो वैसे इनको, कि हारित ने जल की 4 अवस्थाएं बताई हैं, अम्भ, मरीचि, मर, अप। ये आपको तब पढ़ाई होगी जब हमने शरद ऋतु में देखा होगा कौन सा जल, हंसोदक। शायद बात हुई होगा। ठीक है। तो हारित में जल की 4 अवस्थाएं, अम्भ, मरीचि, मर, अप। बेटा इस पे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ मिलता है जल। ठीक है। तो चाहे तो स्टार्टिंग नीचे से कर लो, चाहे ऊपर से कर लो। तो नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ से अप लिखो। पृथ्वी के नीचे पाया जाने वाला जल, पृथ्वी के नीचे। मर के सामने लिखोगे पृथ्वी पर, मर, पृथ्वी पर। मरीचि लिखो पृथ्वी और सौर मंडल के मध्य, पृथ्वी और सौर मंडल के मध्य, हमारा एनवायरमेंट जो है मतलब। अम्ब लिखो सौर मंडल के ऊपर। तो अम्ब, मरीचि, मर, अप। अम्ब है सौरमंडल के ऊपर, मरीचि है सौरमंडल और पृथ्वी के मध्य, मर है पृथ्वी पे, पृथ्वी वाले मर जाते हैं हम लोग, है ना। अब पृथ्वी के नीचे है। नेक्स्ट लिखा है कि समुद्र के पानी में कितने प्रतिशत नमक होता है। तो 2.9%, रफली 3% हम याद रखते हैं इसको। तो जल कितने प्रकार का है वैसे देखा जाए तो, कह रहे हैं जल एक ही प्रकार का होता है। और वो जल जब आकाश से नीचे गिरता है तो अलग अलग रसों वाला हो जाता है। तो आकाश से गिरता हुआ जल देश, काल आदि की अपेक्षा रखता है। सबा, शस्त्र, शास्त्र, सलील, पात्र की अपेक्षा रखता है। कहाँ का रेफरेंस है। 13, सूत्र 13। मनीषा। नहीं सॉरी 11। चरक सूत्र 9।
नो, चलो जवाब आ गया। ठीक है, चरक से तो नो का है। शस्त्र, शास्त्र और सलील यानी पानी, ये क्या पात्र की अपेक्षा रखता है, याद रखेंगे। तो जल वर्ग पे आ जाते हैं। चलो, तो जल एक प्रकार का होता है, आकाश से गिरता हुआ जल। वो अपेक्षा रखता है देश की, काल की, कहाँ गिर रहा है उसके हिसाब से रस हो जाता है उसका। आकाशीय जल के 6 गुण, बेटा नंबर बहुत जरूरी है। मैं आपसे याद करने को नहीं कह रहा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन नंबर जरूर याद रखना है, इन पे नंबर पूछे जाते हैं सीधे। तो आकाशीय जल के 6 गुण: शीतम, शुचि, शिवम, वृष्टम, विमलम, लघु। ठीक है, तो 6 नंबर याद रखना है। आकाश का जल भूमि पर गिरने पर पात्र की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट देखो, सवाल आएगा, अव्यक्त रस वाले जल कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, ऐन्द्र, कार और हेम। हेम कह लो या हिम कह लो, कहीं कहीं हिम लिखा मिलता है, हेम भी लिख सकते हो। तो हम कैसे याद रखते हैं? हमारी ट्रिक है कि अव्यक्त रस वाला जल एक ही होता है, ऐसा करके एक ही मतलब ए से ऐन्द्र, का से कार, ही से हिम। समझ गए ना? इसमें कंफ्यूज मत हो ना, एग्जाम में कहीं आ जाए लिख दो एक होता है, कि सर ने याद कराया था एक ही होता है, ऐसा कई लोग करते हैं, मैंने देखा है। वो ट्रिक है, सिर्फ है 3: ऐन्द्र, कार और हिम। ठीक है, ऐन्द्र जल सभी जलों में प्रधान है और राजाओं के पीने के योग्य होता है, जो आकाश से करता है। सभी जलों में प्रधान है और राजाओं के योग्य है। नेक्स्ट है ऋतु के अनुसार जल, क्या गुण होते हैं उनके? कोई जरूरी बात नहीं है, बस जल्दी हेडिंग लगा लो। वर्षा में गुरु होता है, अभिसंधि होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि वर्षा में सभी जलों का अम्ल विभाग हो जाता है, तो अच्छे नहीं होते हैं, है ना, सारे जल दूषित हो जाता है। हेमंत में स्निग्ध, वृष्य, बलहितम, गुरु। ग्रीष्म में वर्षा जल कफ कारक होता है, शरद में तनु, लघु, अनअभिसंधि। कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट चलिए, फिर पर्वतों से बता दिया कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, हिमवत प्रभुआ, उनका जल पथ्य है, पुण्य है। देवर्षि सेविता, देव और ऋषि उसका सेवन करते हैं, हिमालय पे रहते हैं, है ना, देवताओं के लिए कहा जाता है, ऋषि मुनि के वो चले जाते हैं घर बार छोड़ के, लोग तो अक्सर हिमालय पे निकल जाते हैं। मलय प्रभवा, मलय पर्वत से निकलने वाली नदियों का जल, तो वो भी कह रहे हैं स्वच्छ है और अमृत के समान है। पश्चिमी समुद्र में जाने वाली नदियों का जल पथ्य है और निर्मल है, पश्चिमी समुद्र में जाके जो गिरती हैं, मिलती हैं। पूर्वी समुद्र में पाई जाने वाली नदियों का जल, यानी वहां जाके जो मिलती हैं, मंद वेग से बहती हैं, अतः जल गुरु होता है, उनका जल गुरु होता है। तो देख लेना, सारी ठीक है, बस ये पूर्व वाले अच्छे नहीं है, वहां जाके जो नदियां मिल रही हैं। पारियात्र, विंध्य, सह पर्वत, इनसे निकलने वाली नदियों नदियों का जल शिरो, हृदय रोग, कुष्ठ, श्लीपद, इन सबको करने वाला होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ उसको कि परी ने वेदना को सहा, मतलब ऐसा कि परी ने वेदना को सहा। वेदना किसकी? रोगों की। शिरो रोग, हृदय रोग, मतलब ऐसी अच्छी बात नहीं है इन नदियों का जल। परी ने वेदना को सहा या वेदना सहा, ऐसा कह लो, वेदन, वो सहा। तो पारियात्र, विंध्य और सहा, इन पर्वतों से निकलने वाली नदियों का जल वो रोगों को करने वाला है, शिरो रोग, हृदय रोग, कुष्ठ, श्लीपद। बरसाती नदियों का जल सर्वदोष समीरणा, यानी वर्षा ऋतु में नदियों के जल की बात कर रहे हैं, तो वो सभी दोषों को बढ़ाने वाला है, और मेनली वात का प्रकोप तो होता ही है वर्षा ऋतु के अंदर। समुद्र के जल का गुण: विश्रम, त्रिदोषम, लवणम, अम्बुयदम, अरुणालयम। तो कोई खास नहीं, मतलब विश्र है, त्रिदोष करने वाला है, कुछ खास नहीं, लवण तो होता ही है। ये पूरा अंबु वर्ग हुआ, ये सुश्रुत के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सबसे जरूरी है। चरक के पॉइंट्स में कुछ भी नहीं था, बस एक अव्यक्त रस वाले जल 3 होते हैं, एक ही, वहां पे सवाल आता है या तो, या जल के कितने गुण है 6, दूसरा वो है सवाल। उसके बाद सुश्रुत के सवाल आते हैं जल वर्ग में, चरक से नहीं आते। तो भौम जल के 6 दोष बताए इन्होंने, चरक ने 6 गुण बताए थे जल के। ठीक है, तो कहने क्या क्या दोष हो सकते हैं? कि स्पर्श ठीक ना हो, मान लो आप सोचोगे कि जल शीतल होना चाहिए, बहुत उष्ण हो, तो दोष हो गया। इसी तरह रूप, रस, गंध, वीर्य, विपाक, इनमें दोष हो सकते हैं। जल को शीतल करने की 7 विधियां बताई हैं, कलुषित जल को साफ करने की 7 विधियां बताई हैं। याद कैसे रखते हैं? देखो, मैंने आपको बताया होगा, सा से सुश्रुत, और उनके आंसर सा वाले होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो सुश्रुत, शा से शीतल, सा से सात, तो सुश्रुत शीतल करने की 7 विधि। ठीक, फिर अगला देखोगे कलुषित जल को शुद्ध करने की, तो सवाल आता है सुश्रुत जल को स्वच्छ करने की, साफ करने की विधियां 7, समझ रहे हो ना? तो शीतल करने की विधि 7, सा से है, सा ही आंसर है। स्वच्छ करने की विधियां 7, सा से स्वच्छ, सा से सात, किसके अनुसार है? सुश्रुत के। क्लियर? तो सा को मैच कर देना, आंसर निकल जाएगा, भूलोगे नहीं। बाकी चरक ने जल के गुण बताए हैं 6, और यहाँ सुश्रुत ने 6 दोष बता दिए भूम जल के।
पात्र निक्षेपणानी 5। तो पुराने जमाने में बर्तन भी होते थे ना, उनको लटका के रखते थे पानी वगैरह जैसे। तो इन्होंने 5 तरीके बताए हैं कि जल को कहाँ कहाँ रख सकते हो। आजकल तो उसमें रहता है बस फिल्टर के अंदर या फ्रिज के अंदर। तो पहले 5 तरीके बताए थे पात्र निक्षेपणानी, 5 उपाय। इतना रखते हैं, सवाल वगैरह हो तो वो ले लेते हैं, टेस्ट के बारे में या कुछ और सवाल हो, जो टॉपिक पढ़े हैं अब तक उनकी बात करना। सर अभी जो प्रवीण चौधरी लगा रहे थे तो उसमें क्वेश्चन मिला है, और गाय इसमें इसमें भी लगाई थी जीपी में, तब भी वो क्वेश्चन मिला था, तो आंसर अलग अलग है। क्या था बेटा? स्पर्म की लाइफ स्पान में कितना होता है सर, मतलब रिप्रोडक्ट, मतलब उसमें इजैकुलेशन के बाद। 48 आवर्स का वैसे पढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं 1 मिनट। 48 आवर्स याद है मुझे तो, 1 मिनट। इसमें तो 5 डेज तक भी दे रखा है अगर नेट पे जा रहे हैं सीधे। वैसे 48 आवर्स का हम, जो हमें ध्यान है, मुझे ध्यान है, हम क्वेश्चन लगाते थे तो 48 आवर्स ही लगाते थे आंसर। कि वो एक टाइम होता है जब तक खासकर लाइफ का तो नहीं, लेकिन इतना है कि तब तक भी प्रेगनेंसी हो सकती है ना। ठीक है, क्या मिले तुमको, सवाल बताओ, जवाब क्या क्या मिले? सर एक्चुअली 48 आवर्स ही मिला था, हम्म, और मुझे 72 आवर्स का याद था। और हम्म, ओवम वाला भी क्वेश्चन मिला था, तो उसका आंसर नहीं दिया हुआ था सर, उसका हम्म। भी नहीं पता है, और गूगल पे भी नहीं समझ आ रहा है, अलग अलग बता रहे चलो मैं देख के बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि 48 ही याद रखना, 48 आवर्स। ठीक है ना, मतलब ये होता है कि देखो खाली लाइफ स्पैन से फर्क नहीं है। बात ये है कि इतना वॉल्यूम हो कि पेनिट्रेशन हो, तो मतलब उसी रेफरेंस में बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी है ना। तो वो जो है 48 आवर्स तक हम मानते हैं। ठीक है, तो वो याद रखो 48 आवर्स, बाकी मैं चेक करके बता दूंगा। चलो और कुछ है तो। सर एक क्वेश्चन था। हम्म, सर ये भारत का जो गुरुत्व है वो 13.5 है ना आई थिंक। भारत का घनत्व जो है, हाँ, साढ़े जी तेरह सर। ठीक है, इतना ही पड़ता है। सर लेकिन ये प्रवीण चौधरी में तो 16 है। 16 गलत है, 16 नहीं है, सही कर लेना उसको। ओके सर। ठीक है, प्रवीण चौधरी, इरेस्पेक्टिव कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फर्क नहीं है, ये टास्क है सबके लिए। आपने चाहे बैच अभी ज्वाइन किया है चाहे पहले ज्वाइन किया है, आपको 30 मॉडल पेपर वो लगाने हैं और टेस्ट देना है और अच्छा स्कोर भी करना है उसके अंदर। ठीक है, तो वो सबको लगाने हैं। और उसमें क्वेश्चन लगा के फायदा आपको क्या मिलेगा, आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे सवालों के जवाब कैसे लगाए जाते हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि सवाल ना भी आता हो तो कई बार वो आंसर भी लग जाते हैं और वो लगा देने चाहिए, कैसे उनमें पूरा स्कोर हो जाता है ना। मैं बैठ के बता नहीं सकता बेटा आपको कि ये सवाल लगा के आना एग्जाम में, ये छोड़ के आना, हर एक चीज को। वो आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा। मैं एक जनरल बात कहता हूँ कि अगर कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो छोड़ के आना है। लेकिन उसके अलावा आपको लगता है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने उदाहरण दिया होगा, लास्ट टाइम पूछ लिया था अभी, तो उसमें था कि इनमें से हृदय किसका स्थान है, तो था आत्मा। दूसरा ऑप्शन मान लो लिखा कि बुद्धि, फिर तीसरा कुछ और लिखा, और फोर्थ लिख दिया कि सबके नाम अलग अलग दोबारा से, ऐसा नहीं कि ऑल, अलग अलग नाम लिख दिए, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, इन सबका स्थान हृदय है, ऐसा करके। तो ऐसे क्वेश्चन में मान लो आपको ध्यान आ रहा हो कि भाई फर्स्ट वाला ठीक है, हाँ मुझे पता है ऑप्शन, बाकी का आपको नहीं पता, तो समझ जाओ कि जब सबके लिए है ना तो वो लग जाता है ऐसा वाला आंसर। और ये सेंस जो है मेनली आपको बनेगा जब प्रवीण चौधरी गाइड लगा लोगे, वो आपको समझ में आएगा कैसे बड़ा आंसर चूज किया जाता है। तो वो प्रवीण चौधरी की वो खासियत है इसके क्वेश्चन लगाने के बाद। प्लस मेडिकल ऑफिसर से एग्जाम में अगर कहीं कभी एग्जाम होते ही नहीं थे अब तक, किसी स्टेट में हुआ ही नहीं है लंबे समय से एग्जाम मान लो, अगर वहां एग्जाम होगा तो आज भी प्रवीण चौधरी से क्वेश्चन आएंगे, और वो आएंगे वन लाइनर बिल्कुल सीधे वाले, और जो अक्सर वाइवा में सवाल पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो उनको अच्छे से लगा लेना। 3,000 क्वेश्चन है, यकीन मानो एक दिन के अंदर आराम से उसके 1,000 1,500 क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं अगर लगाने बैठोगे। इतने आसान क्वेश्चन है क्योंकि प्रवीण चौधरी के। ठीक है, तो वो काम कर लेना।
फिलहाल इतना ही रखेंगे आज के लिए। कल मिलते हैं, कल नॉर्मल टाइमिंग आपकी जो है उसी टाइम। थैंक यू।